बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 10 है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बुक इस वक्त आपके सामने खुली है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, जिसके अंदर से आपका स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है और बोर्ड इसी के अंदर से ही जो है वो आपका फाइनल पेपर भी बनाएगा। और क्योंकि आप इससे पहले आईटी सीरीज़ की बुक यूज़ करते रहे हैं तो उसको आप हेल्पिंग बुक के तौर पर यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम जो लेसन पढ़ा करेंगे वो यहीं से जो है वो उसको पढ़ा करेंगे। तो आज हमारा जो लेसन है वो है जी चैप्टर नंबर 10 और उसका स्टार्टिंग जो है वो लेसन है। तो मैं स्क्रीन को लार्जर व्यू में ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और अगर आपको स्टूडेंट कोई क्लियरिटी का मसला है तो आप क्या करेंगे, ऊपर यूट्यूब के चैनल में जहाँ तीन जो बटन होते हैं कोने में वहाँ क्लिक करके तो इसको कम से कम 480 की रेजोल्यूशन पे चलाएंगे तो देन आपको आउटपुट जो है वो क्लियर नजर आएगी। 380 पे भी अच्छी है लेकिन 480 पे अगर आप चलाएंगे इसको तो बहुत ज़्यादा जो क्लियर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो बहरहाल चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट आज हमारा ये टॉपिक है कि आप किस तरह सी के प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट जो है वो करते हैं। तो ओवरव्यू में कहता है जी इन प्रीवियस चैप्टर जो आपने पिछला 8वां और 9वां चैप्टर पढ़े, वी हैव स्टडीड द बेसिक ऑफ द सी प्रोग्राम। उसमें आपको टीचर ने सी प्रोग्राम के बेसिक्स जो पढ़ाए होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं इंक्लूड के लफ्ज के साथ, उसके साथ आपने मेन फंक्शन लिखना होता है, फिर मेन फंक्शन की पैरेंथेसिस होती हैं, फिर आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के डीलिमिटर्स होते हैं जिनको डीलिमिटर्स जो कहा जाता है। ठीक है जी, तो वो सारा स्ट्रक्चर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दिस लेसन कवर्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स ऑफ द सी प्रोग्राम। कहता है आप ये तो पढ़ चुके हैं कि हम इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड stdio.h, मैन क्यों लिखते हैं, गेट सी एच क्यों लिखते हैं, ये चीजें आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे वो आपको बताएगा कि अगर प्रोग्राम में इनपुट करना हो, यूजर से कोई वैल्यू लेनी हो या आउटपुट करना हो तो वो किस तरह करेंगे। यूजली इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो वैल्यू लेना और आउटपुट देना होता है। टू बी मोर इंटरेक्टिव ए प्रोग्राम नीड्स टू बी एबल टू एक्सेप्ट डेटा एंड शोज रिजल्ट। कहता है अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपके कोड के अंदर ये होना चाहिए कि आप कहें जी प्लीज एंटर अ वैल्यू। ठीक है, यूजर को वैल्यू एंटर करे तो आप उसका टेबल उसको प्रिंट कर दें। अगर आप उसे कहें जी प्लीज एंटर द हाइट, फिर आप कहें जी प्लीज एंटर द विड्थ, तो आप उस चीज का एरिया निकाल के उसको दे दें। तो ये दो वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा। तो वैल्यू लेने का तरीका क्या होगा ये इस चैप्टर में डिस्कस होगा। इन सी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है, ऊपर जो आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल्स, जो इंक्लूड के साथ लिखते हैं, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है जी, वो क्या होती है, उन्हें कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। वो क्या करती है, प्रोवाइड्स द फंक्शन, वो हमें फंक्शन देती है। जैसे आपने इससे पहले प्रिंट एफ का फंक्शन पढ़ा होगा, स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ा होगा, जो कि इस्तेमाल होते हैं टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, we mean that keyboard and monitor respectively. In C, these input output operations are performed by two standard functions, printf and scanf। कहता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम scanf का फंक्शन यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं printf। ये printf ये लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं printf और इसको क्या पढ़ते हैं scanf। ये आगे जो छोटी ब्रैकेटें होती हैं स्टूडेंट ये याद रखिएगा, सी के अंदर अगर किसी के सामने ये छोटी ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब है वो फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। लेटर ऑन आप आगे जाके देखेंगे कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये बने बनाए फंक्शन है। ठीक है, दीज फंक्शंस कैन बी एक्सेस बाय इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जिसे stdio.h कहते हैं। स्टूडेंट टीचर ने आपको पिछले चैप्टर में कोई प्रोग्राम बना के दिखाया होगा जिसमें आपने ऊपर इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो लिखा होगा। ठीक है जी, तो वो आज मैं आपको समझाऊंगा कि वो हम क्यों लिखते हैं। इन द प्रोग्राम लेट us have an overview of the standard input output function। सबसे पहले हम पढ़ेंगे printf का फंक्शन। To see the results of a program execution, we must have a way to specify what variables value should be displayed। The standard library function printf, pronounce इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, printf, is used for formatted output। यानी आप कोई अच्छे से तरीके से कोई लाइन लिखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेटेड वे में, तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, printf। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज लिखने के लिए
जैसे आप लिखते हैं जी हेलो हाउ आर यू, आप लिखते हैं जी गवर्नमेंट कॉलेज अफजलपुर, ठीक है जी, आप लिखते हैं गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मीरपुर या गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर, ये लाइन आप लिखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इट टेक एज ए आर्गुमेंट एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू बी आउटपुट। अब इसके जरिए दो चीजें कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी लाइन आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी, एज ए आर्ग्यूमेंट उसको देके। याद रखिएगा फंक्शन की छोटी ब्रैकेटों के अंदर जो चीज लिखी जाती है उसको कहते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट या फंक्शन पैरामीटर्स भी आप उसको कहते हैं। द वैल्यू आप उसमें एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं या कोई वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड। अब इसका लिखने का तरीका क्या क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं प्रिंट एफ का लफ्ज लिखते हैं और ये सारे का सारा स्मॉल में होता है, फिर इसकी दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं, छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, और छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कामे लगाने होते हैं, डबल कामा स्टार्ट और डबल कामा क्लोज, और इसके आखिर में आपने इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये क्या कहलाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इसको कहते हैं सेमी कॉलन का निशान, ठीक है, ये इसके लाइन के आखिर में लगाया जाता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग, नथिंग मोर, and the variables are optional. The easiest way to understand this is by example. अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से, उस बुक वाले ने तो ये एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, कहता है राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करने का तरीका क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी। अब यहां पे उसने आपको समझाना तो प्रिंट एफ ही है, ये ऊपर उसने कुछ मिसालें और लिखी, तो ये मिसाल अभी मैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर जाके समझाऊंगा। हमने अभी जस्ट आज ये देखना है कि प्रिंट एफ की दो हालतें कौन कौन सी हैं, और ये मैं प्रोग्राम की शक्ल में आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और टर्बो सी को मैं ऑन करता हूं। स्टूडेंट, जिन लोगों के घर में कंप्यूटर है वो ये टर्बो सी इंस्टॉल कर लें, ताकि जो भी प्रैक्टिकल हो आप उसको घर में परफॉर्म भी कर सकें। सो ये टर्बो सी हम ऑन करते हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा क्यों लिखा जाता है और उसकी क्या वजह होती है, ठीक है स्टूडेंट। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम को यहां से लिखने शुरू करते हैं, इंक्लूड, हालांकि कंपाइलर जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर और उसके आउटपुट बनाता है, वो यहां से काम शुरू नहीं करता। वो कहां से काम शुरू करता है, वो यहां से काम शुरू करता है, मैन, MAIN, मैन। उसके बाद क्योंकि मैन जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है, और उसके बाद क्योंकि ये फंक्शन है तो फिर इसके आखिर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट जिन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। अब याद रखिएगा मैन के फौरन बाद आप सेमी कॉलन नहीं डालते, अगर आप डालेंगे तो एरर आएगा, ठीक है जी, तो ये नहीं आपने डालना। उसके बाद आप क्या करते हैं, दरमियानी ब्रैकेट डालते हैं, एक स्टार्टिंग की और एक एंडिंग, इसको मैन की बॉडी कहा जाता है। यहां से लेके इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये मैन की बॉडी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मैन की बॉडी। और ये अलामतें क्या कहलाती हैं, इन अलामतों को कहते हैं डीलिमिटर्स। क्या कहते हैं जी, डीलिमिटर्स। और इन डीलिमिटर्स के बाद भी सेमी कॉलन नहीं डाला जाता, ये भी एरर होता है, ठीक है जी। अब ये आपका मैन प्रोग्राम है, इसी के अंदर आपने कोडिंग करनी है सारी, जो भी आपने लिखना है वो इसी प्रोग्राम के अंदर लिखना है। अब सबसे पहले हमने जो फंक्शन आज यूज करना है, वो हमने फंक्शन यूज करना है प्रिंट एफ का। तो उसके स्पेलिंग क्या बताए थे, PRINT और उसके बाद एफ। ये रिजर्व वर्ड है, ये आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो लिहाजा इसकी छोटी ब्रैकेटें और इसके बाद इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। याद रखिएगा सी की एक लाइन या पहले सेमीकोलन तक या उस लाइन के सेमीकोलन तक ये क्या कहलाती है, स्टेटमेंट। ये हमारा मैन फंक्शन है जिसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं, एक ही स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कौन सी है, प्रिंट है। अब स्टूडेंट हम ये फंक्शन तो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो याद रखिएगा जब भी आप कोई बिल्ट इन फंक्शन इंस्टॉल करेंगे तो उसकी हेडर फाइल यानी उसकी लाइब्रेरी फाइल आपको ऊपर डालनी पड़ेगी। अब प्रिंट एफ की लाइब्रेरी फाइल कौन सी है, stdio.h। और लाइब्रेरी फाइल को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप
हैश का सिंबल डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इंक्लूड, क्या लिखेंगे, इंक्लूड, उसके बाद लेस देन का साइन और उसके अंदर हेडर फाइल का नाम। तो प्रिंट एफ की जो हेडर फाइल है उसका नाम है std स्टैंडर्ड आईओ इनपुट ओ आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और क्योंकि हेडर फाइल है तो डॉट एच उसकी एक्सटेंशन और फिर ग्रेटर देन का साइन। अब ये हमने क्यों लिखा है, देखें कंपाइलर को ये नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या काम करता है और इसने किस तरह काम करना है, उस सारे को कौन बताती है, ये हेडर फाइल बताती है। इसके अंदर इस प्रिंट एफ का कोड लिखा हुआ है कि ये प्रिंट एफ काम कैसे करता है। समझ आ गई चीज जी। अब प्रिंट एफ के अंदर आपने डबल कामे डालने होते हैं, इसकी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर डबल कामा स्टार्ट और फिर डबल कामा क्लोज। अब याद रखिएगा इन डबल कामास के अंदर आप जो भी लिखेंगे, से मैं यहां पे लिख देता हूं जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अफजलपुर, ठीक है जी। अब ये लाइन क्या होगी, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स की जो एक लाइन होती है उसको प्रोग्रामिंग की जबान में स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर इसमें से कोई एक भी डबल कामा मिस हुआ तो ये एरर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज और ऐड की जाती है स्टूडेंट, यहां पे एक फंक्शन ऐड किया जाता है गेट सी एच, इसको कहते हैं गेट करेक्टर, क्या कहते हैं, गेट करेक्टर, ठीक है जी। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब आपको अपने आउटपुट जो है वो डॉस मोड में नजर आता है, यानी इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे, से अगर मैं ये नहीं डालता तो फिर क्या होगा, देखें प्रोग्राम को चलाने का तरीका क्या होता है कि आपको कंपाइल और उसको रन इकट्ठा करना है तो कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और साथ में F9 दबाएंगे, ठीक है जी। तो ये इसको कंपाइलेशन कर रहा है और साथ ही क्लिक करके वापस आ गया, इसने आउटपुट वहां प्रिंट की है लेकिन फौरन ये वापस आ गया। अब इसको उस स्क्रीन के अंदर रोकना है ताकि हम आउटपुट देख सकें। तब तक रोकना है कि जब तक मैं कोई एक की ना दबा लूं। तो उसको वहां रोकने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं गेट सी एच, ठीक है जी। तो कोई भी आपसे पूछे ये आप गेट करेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं जी, ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम अपने आउटपुट को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकें और देख लें कि आउटपुट क्या कर रहा है। अब देखिएगा मैं कंट्रोल प्लस F9 दबाता हूं तो आपको रिजल्ट नजर भी आएगा स्क्रीन के ऊपर। ये एरर एक आ गया, क्या एरर आया जी, देखते हैं जी। फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, कहता है ये जो आपने गेट सी एच लिखा है मुझे नहीं पता ये किस तरह काम करेगा, तो लिहाजा हमें इस फंक्शन की भी हेडर फाइल जो है वो डालनी पड़ेगी। अब इसकी हेडर फाइल होती है conio.h, ठीक है जी। तो हैश का साइन, फिर इंक्लूड रिजर्व वर्ड और उसके बाद conio 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 डॉट एच, ये भी एक हेडर फाइल है। ये इस फंक्शन का मतलब बताती है कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। तो कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं आप, ठीक है जी। अब देखें ये आउटपुट आई है। अब ये दो दफा क्यों लिखा हुआ है, हालांकि वहां तो हमने एक ही दफा लिखा है। ये दो इसलिए लिखा हुआ है कि एक पिछली आउटपुट थी, तो पिछली दफा स्क्रीन रुकी नहीं थी ना, और गेट सी एच ना होने की वजह से हम वापस ले चले गए थे। अब देखें यहाँ पे ये आउटपुट रुकी हुई है जब तक कि मैं कोई एक करेक्टर, कोई एक की नहीं दबा देता। गेट करेक्टर का फंक्शन ये काम करते हैं, जो ही की दबाई तो आप सोर्स कोड में वापस आ गए। अब अगर मैं इसको दोबारा करूं कंट्रोल प्लस F9 तो यही लाइन 3 दफा लिखी हुई आ गई। अब जितनी दफा ये करता जाऊंगा तो इस तरह तो स्क्रीन भर जाएगी। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक फंक्शन और होता है जिसको हम मैन के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और उसे कहते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। और इसकी हेडर फाइल ये वाली है conio.h, यानी इसके लिए ऑलरेडी हेडर फाइल मौजूद है जो कि हम जो है वो लिखते हैं। तो ये क्या करेगी, ये पिछली जितनी आउटपुट्स हैं उनको साफ कर देगी। अब देखिएगा सिर्फ एक ही दफा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अफजलपुर लिखा हुआ आएगा, ये समझ आ गई स्टूडेंट आपको कि प्रिंट एफ क्या करता है, उसके डबल कॉमास के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट हो जाती है। यानी अगर मैं इसको चेंज करके यहां पे लिख देता हूं जी कोई और लाइन लिख देता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो अब मैं कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 क्या कर रहा है, कंपाइल करके आपको रन करके दे रहा है, जो आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रन की कमांड। अब आपने 8वें चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि प्रोग्राम कितने स्टेप से गुजर के आउटपुट हमें दिखाता है। ठीक है ना, तो वो रिपीट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये देख लें जी। इसके लिए आप जो है वो चैनल के ऊपर मैंने 8वें चैप्टर के नोट्स जो रखे हुए हैं, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहां से जाके आप 8वें चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं, अगर आप इस सारे प्रोसेस को जो है वो समझना चाहते हैं। तो ये मैंने वो उसकी स्ट्रिंग चेंज की है, तो वो लिखी भी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट एफ के डबल कॉमास के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज। अब अगर आपने एक लाइन नीचे और लिखनी है, ठीक है जी, तो दोबारा प्रिंट एफ, और फिर इसकी डबल कॉमास के अंदर मैं लिख देता हूं जी एजेके बैंक मीरपुर डबल कोट क्लोज। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, मैंने दो प्रिंट एफ लिखे हैं, लेकिन वहां ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा। ये देखें, यहां ये एक ही लाइन में आउटपुट जो है वो लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो ये आपने गुज़श्ता चैप्टर में पढ़ा था, 9th चैप्टर के अंदर मैडम ने आपको, बल्कि ये इस चैप्टर में आगे जाके आएगा। ठीक है जी, इनको कि कोड को ये कैसे पता लगता है कि अगली लाइन स्टार्ट हुई है। तो आपने जहां से अगली लाइन स्टार्ट करनी है, उसके शुरू में ये लाइन लिख देंगे \n। ठीक है जी, यानी यहां से अगली लाइन में शुरू करना हो तो मैं यहाँ पे \n लिख दूंगा। इसका कहते हैं जी, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में आप आगे जाके जो पढ़ेंगे इसको, तो एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ता है जहां से आपने नई लाइन। अब ये दो लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टूडेंट आप दो लाइनों में आपके सामने जो ये लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने तीसरी लाइन लिखनी है, तो उस लाइन के शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, \n जो है वो प्लेस करना पड़ेगा। एक और जो प्रिंट एफ आपको लगा के \n प्रिंट करना पड़ेगा। अब ये था प्रिंट एफ का एक काम। अब प्रिंट एफ का एक काम और भी है, आप उसकी मदद से कोई वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इस लाइन को खत्म कर रहा हूं और एक ही लाइन रखूंगा। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएबल्स होते हैं और उनको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, फिर उनका, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। ये लाइन क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर, जो कि मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है। ठीक है जी, अब इसको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल का नाम लिखें, आगे इक्वल का साइन डालें और जो भी वैल्यू उसको देनी है। ठीक है जी, अब आपको पता है इंटीजर की रेंज आपने पिछले चैप्टर में जो पढ़ी है 32,767 से लेके तो आगे माइनस में उसकी जो रेंज जाती है। मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ जी 256। ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। अब ये काम एक स्टेप में भी हो सकता है। ये डिक्लेरेशन, ऊपर वाली लाइन कहलाती है डिक्लेरेशन और नीचे वाली लाइन क्या कहलाती है, इनिशियलाइजेशन। आप एक ही स्टेप में ये काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू 256। अब एक ही लाइन में मैंने डिक्लेरेशन भी कर दी है और उसको इनिशियल वैल्यू भी दे दी है, स्टार्टिंग वैल्यू भी दे दी है। अब अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसका तरीका कार क्या है, देखें। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, यहां पे देखें, मैं लिखता हूं जी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू जो किसके है। अब यहाँ पे हम 256 जो प्रिंट करवाना चाहेंगे, चाहे तो मैं हाथ से लिख दूं, लेकिन ये तो फिर कोई तरीका ना हुआ ना कि देखें, मैं अगर इसको हाथ से लिखता हूं तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने देखें 256। लेकिन अगर कोई वैल्यू इसकी आप मैं चेंज करके 300 कर देता हूँ, 256, और इधर अगर मैं इसकी वैल्यू 300 कर देता हूं, तो नीचे वाली वैल्यू को वो खुद ब खुद जो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, मैं इसकी वैल्यू 300 जो कर देता हूं, अब देखिएगा, लेकिन वो उसी तरह लिखा हुआ आएगा 256। ठीक है जी, जो कि गलत है। तो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू एक्स की है वही प्रिंट हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने पड़ते हैं, जो इस चैप्टर में आगे जाके वो आपको पढ़ाएगा। और उसके लिए इंटीजर के लिए होता है %d, परसेंटेज का साइन और उसके साथ डी लिखते हैं, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या करता है, इंटीजर की वैल्यू उठाने के लिए इस्तेमाल होता है।
अब इंटीजर की वैल्यू ये उठाएगा कैसे? डबल कामों के बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू आपने जो है वो उसको बतानी है। डबल कामों के बाद एक जो कामा डालेंगे और फिर वेरिएबल जो लिखेंगे जिसकी वैल्यू आपने प्रिंट करना है। अब ये परसेंटेज डी क्या करेगा? डबल कामों के बाद फौरन बाद देखेगा कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। जिस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू उठा के दे देगा, लेकिन जरूरी है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ हो और इनिशियलाइज भी हुआ हो। अगर इनिशियलाइज नहीं है तो फिर वो उसकी कोई गार्बेज वैल्यू जो प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब आपके सामने देखिएगा, मैं इसको कंट्रोल प्लस F9 दबा रहा हूं तो ये ओरिजिनल वैल्यू जो एक्स की है वही प्रिंट करेगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 300। अब अगर मैं ऊपर जो वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है जी, अब के मैं वैल्यू रखता हूँ जी 1200, अब नीचे देखिएगा वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो ये देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200। सो वैल्यू उठाने का तरीका क्या है स्टूडेंट? वैल्यू उठाने का तरीका ये है कि आपने परसेंटेज डी के साथ उन वेरिएबल्स के नाम लिखने होते हैं। ठीक है जी। अब जो बुक वाले ने एग्जांपल दी है उसको हम देख लेते हैं। उसमें उसने एक लिया है हाइट h और एक ले लिया है विड्थ। ऐसे तो उसने पूरे पूरे नाम रखे हैं, मैं शॉर्ट में नाम रख देता हूं, h फॉर हाइट और w फॉर विड्थ, और एक हम ले लेते हैं a फॉर एरिया। ठीक है जी। अब इनको इनिशियलाइज जो करता हूं, h कह रहा हूं जी 25 है, कामा w जो है वो 35 है। ठीक है जी। और a जो है उसमें वैल्यू कहां से आ रही है? h को मल्टीप्लाई करके w के साथ, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, तो वो किस में सेव कर रहा है? a नाम, a फॉर एरिया के अंदर सेव कर रहा है। ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है जी? डिक्लेरेशन। ये दो लाइनें क्या कहलाती हैं? इनिशियलाइजेशन। और ये भी क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब यहां पे हम कहते हैं जी द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम सॉरी ये विड्थ नीचे आ जाते हैं, यहां पे हम लिखते हैं जी द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी की वैल्यू, हमने जो वैल्यू यहां प्रिंट करनी है वो कौन सी है? एच, डब्ल्यू या ए वाली? ए वाली। अब वो ए से वैल्यू उठाएगा। ठीक है जी। या हम ये भी लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वेयर height is percentage d and width is percentage d, area is equal to percentage d। एक ही लाइन में एक से ज्यादा वैल्यू। हाइट के लिए परसेंटेज डी कौन सी वैल्यू उठाएगा? एच की। तो पहला जो काम हम क्या देते हैं? एच। पहला परसेंटेज डी किसकी वैल्यू उठाएगा? एच की। दूसरा परसेंटेज डी किसकी वैल्यू उठाएगा? डब्ल्यू की। और तीसरा परसेंटेज डी किसकी वैल्यू उठाएगा? हाँ जी, तीसरा परसेंटेज वैल्यू उठाएगा ए की। समझ आ गई चीज? तो यहां से आपने देखा कि एक लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते। अब इसके आउटपुट देखें, एरर है, देखते हैं एरर क्या है जी। स्टेटमेंट मिसिंग है, कहां पे? यहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो मिसिंग है वो हम लगाते हैं। ये यहां पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हर स्टेटमेंट के आखिर में आपको सेमीकोलन जो लगाना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब करते हैं कंट्रोल प्लस F9। तो ये देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर वेयर हाइट इज 25 एंड विड्थ इज 35, एरिया इज इक्वल टू 875। तो आपने देखा कि तीन वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने उठाई है प्रिंट एफ की मदद से। तो प्रिंट एफ की मदद से आप सादी लाइनें भी प्रिंट करवा सकते हैं, खाली अल्फाज भी प्रिंट करवा सकते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखिएगा परसेंटेज डी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है ना? आप चाहें तो ये इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने स्ट्रिंग रखी है ये ना भी लिखें, खाली परसेंटेज डी लिख दें, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा ये अभी आपको बताता हूं। देखिए मैंने परसेंटेज डी सारे खत्म कर दिए।
अब इससे नुकसान क्या होगा ये देखिएगा, अल्फाज सिर्फ जो नंबर लिखे हुए हैं, अब किसी को क्या पता ये 25 क्या है, 35 क्या है, 875 क्या है। इस वजह से हम लिखते हैं कि हाइट इज, ठीक है जी, उसके बाद विड्थ इज, और उसके बाद क्या है जी, एरिया इज इक्वल, ठीक है ना। अब देखिएगा ये अल्फाज साथ आएंगे तो कम से कम पता लगेगा कि भाई ये हाइट है, ये विड्थ है और ये आगे एरिया है। तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट एफ का फंक्शन मुख्तलिफ हालतों में कैसे काम करता है। कंपाइलर यहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करता है, यहाँ से। तो फिर हम ऊपर से क्यों लिखना शुरू करते हैं? ऊपर से हम इसलिए लिखना शुरू करते हैं कि हमें पहले से पता होता है कि हमने ये हेडर फाइलें इस्तेमाल करनी है, इसलिए वक्त बचाने के लिए हम पहले से इन हेडर फाइलों को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन के पिछली आउटपुट को साफ करता है, और गेट सीएच क्या करता है? आउटपुट में जाके आपको रोकता है। यहाँ पे देखें, अगर ये गेट सीएच ना लगाऊं तो ये ब्लैक स्क्रीन में नहीं रुकेगा, बल्कि फौरन ही क्लिक करके वापस आ जाएगा सोर्स कोड के अंदर। तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप के अंदर जो है पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।